हेलो एवरीवन, दिस इज़ विवेक। उम्मीद है सभी लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो यहाँ आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम पेपर को सॉल्व कैसे करें और हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए जब हम जीएस फर्स्ट का पेपर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ उदाहरण के लिए मतलब अपनी जो बात है उसको रखने के लिए मैंने 2023 में जो प्रीलिम्स का जीएस का पेपर था उसको लिया है और ई सेट मुझे सॉल्व करने के लिए वहाँ दिया गया था। तो यहाँ मैंने उसी को डाउनलोड किया है। तो यहाँ हम बात करेंगे कुछ उन मुद्दों पे, जैसे कि क्या एलिमिनेशन काम कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है, जो ऑप्शंस में मैसेज चेंज किया गया है, तो किस तरीके से हम अपने जो हमारी अप्रोच रहेगी उसमें हम अपने क्वेश्चन की सही होने की संभावना को बढ़ा पाएंगे। तो जल्दी से हम उन सब चीज़ों को देखते हैं कि हम अपने चांस कैसे बढ़ाएं कि हम क्वेश्चन में जिस तरीके से हम लगाएंगे वहाँ से हमें नेट गेन होना चाहिए। यानी क्वेश्चन गलत भी होंगे लेकिन हम इस चीज़ पे प्रैक्टिस करेंगे कि हम वो कौन से तरीके अपनाएं, हम लॉजिकल वे में किस तरीके से सोचें कि हमारे क्वेश्चन ज़्यादा ठीक हों और जो नेगेटिव मार्किंग का जो एक इम्पैक्ट आएगा वो हम मिनिमाइज़ कर पाएँ। ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले मैं अपनी बात की स्टार्टिंग में ये कहूँगा कि देखो, सबसे पहले जो हमारी एक ज़रूरत ये है कि जब हम पेपर को सॉल्व करेंगे 2024 का प्रीलिम्स का, तो उसमें ये रहेगा कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके और 100 तक कोई भी क्वेश्चन ऐसा बचना नहीं चाहिए जो हमने ठीक से पढ़ा ना हो और उसके ऑप्शंस पे ठीक से सोच विचार ना कर लिया हो। कोई भी क्वेश्चन जो है ऐसे नहीं छोड़ना है कि 10 क्वेश्चन छूट गए, हम पढ़ नहीं पाए, ये चीज़ गलत है। आप क्वेश्चन ठीक से पढ़िए, ऑप्शंस ठीक से पढ़िए, उसके बाद एक निर्णय लीजिए कि आप उसको अटेम्प्ट करेंगे या फिर स्किप करेंगे। अगर आप ये चीज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपके फेवर में जा सकती हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे आप देखो ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है। तो देखो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं कहीं ना कहीं उसका पैटर्न चेंज हुआ है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जैसे यहाँ पे आपको 3 कथन दिए गए हैं और ये मैंने एक वीडियो में पहले भी कहा था कि इस तरीके के स्टेटमेंट जब भी आपको मिलेंगे तो 90% चांस ये होगा कि आपको अगर 3 स्टेटमेंट दिए हैं, 4 दिए हैं, 5 दिए हैं, तो सारे के सारे ना तो ठीक होंगे और ना ही सारे के सारे गलत होंगे 90% केस में। मतलब कुछ एक उदाहरण ऐसे भी मिलेंगे जो हम अपवाद मान सकते हैं, जो नॉलेज की डिमांड करेंगे, है ना, जो आपके मतलब कई सारी अप्रोच हैं, लेकिन आमतौर पे आप ये देखोगे कि सभी विकल्पों में ना तो सभी विकल्प ठीक होने की संभावना होगी और ना ही सभी विकल्प गलत होने की संभावना होगी। यानी कुछ ना कुछ सही और कुछ ना कुछ गलत का एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो अगर हम उस तरीके को अपना लें तो पहला ये है कि तीनों तो ठीक नहीं होंगे और संभावना ये भी है कि ऐसा भी नहीं होगा कि तीनों गलत हों। तो अब गलत और सही में हम देखते हैं कि क्या नॉलेज के बेसिस पे चीज़ें हम सॉल्व कर पाते हैं या फिर नहीं। तो देखो, अगर आपने 11वीं की एनसीईआरटी पढ़ी है तो ये एकदम स्पष्ट रूप से दिया गया है कि जो झेलम नदी है वो बूलर झील से होकर के जाती है। ठीक है। तो एनसीईआरटी कोई भी एक मतलब सीरियस एस्पिरेंट है तो कहीं ना कहीं एक ये डिमांड है कि इस तरीके के क्वेश्चन जो है किसी भी कीमत पर गलत नहीं होने चाहिए। तो एनसीईआरटी अगर इसका हम सोर्स मान लें और ठीक से पढ़ाएं तो ये हम वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं और ये कथन ठीक है। ठीक है। हमारे पास देखो वैसे 2 विकल्प ही बचे हैं, केवल 1 और केवल 2। ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि जो आगे के स्टेटमेंट हैं क्या उनमें कहीं ऐसी गुंजाइश है कि कुछ गलत हो जाए और वो स्टेटमेंट गलत हो जाए। तो देखो, अगला जो कथन है वो ये है कि कृष्णा नदी सीधे कोल्लेरू झील का भरण करती है। ठीक है। अगर आपने पीवाईक्यूज़ अच्छे से लगाए हैं तो आप यूपीएससी के स्टेटमेंट में उनकी लैंग्वेज को पढ़ करके आप समझ सकते हो कि कुछ ना कुछ डाउटफुल यहाँ पे है और वो डाउट क्रिएट कर रहा है ये वर्ड, यानी सीधे। ठीक है, कि कृष्णा नदी सीधे कोल्लेरू झील का भरण करती है। ऐसा भी हो सकता है कि कृष्णा नदी इनडायरेक्टली मतलब कोई एक नहर निकाल ली गई हो और वो जो है कोल्लेरू लेक में पानी ले जाती हो और मतलब एक कहीं ना कहीं यहाँ पे डाउट क्रिएट होता है। और आप यूपीएससी के अगर आप 10 साल 15 साल के पीवाईक्यू आप लगा चुके हो तो आप इस चीज़ को सेंस कर जाओगे कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि अगर ये स्टेटमेंट 1% भी संभावना है तो ये गलत हो गया। तो अब हम कौन सा ऑप्शन चुनें। ठीक है। अब आते हैं हम 3 पे कि गंडक नदी के विसर्पण से
कांवर झील निर्मित हुई है, यानी गंडक नदी के विसर्पण से कांवर जो लेक है वो निर्मित हुई है। तो अब अगर ये फैक्ट आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो फिर आपके पास क्या चांस बनते हैं। तो यहाँ पर ये जो केस है ये हो जाएगा 50-50 वाला, कि या तो 50% मतलब ऐसा होगा कि आप ठीक हो जाओगे, आपको +2 मिलेंगे, या फिर आप नेगेटिव मार्किंग लेकर के आओगे। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में आपको कभी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, आपको अटैम्प्ट करना ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब ये रहेगा कि आप कितना लॉजिकल सोच पाते हो। जो आपकी अप्रोच रहनी चाहिए वो ये रहनी चाहिए कि हो सकता है कांवर लेक का जो निर्माण हुआ हो वो किसी और नदी के विसर्पण के माध्यम से हुआ हो। गंडक नदी है, उस क्षेत्र में कई सारी ऐसी सहायक नदियाँ हैं गंगा की, तो किसी और लेक की वजह से किसी और रिवर की वजह से भी ऐसा हो सकता है। अगर आप इस तरीके से सोचेंगे तो ये तीसरा स्टेटमेंट भी गलत होने की संभावना बढ़ जाएगी, और ऐसे में जो इसका उत्तर है वो 1 आ जाएगा। लेकिन मान लो कि आप उस टाइम प्रेशर वाली सिचुएशन में बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं लगा पाते हो और आप इसका लगा देते हो कि कोई 2 स्टेटमेंट इसमें ठीक है, तो मतलब एक आध क्वेश्चन आपका इस तरीके से गलत हो भी सकता है। लेकिन आप अगर इस तरीके की लॉजिकल अप्रोच रखोगे, बहुत शांत तरीके से आप पेपर को सॉल्व करोगे, तो आपको नेट गेन होगा, ठीक है। और देखो ये 3-4 आपको नदियाँ यहाँ पर दी गई हैं, तो इन नदियों की ओरिजिन और इनकी सहायक नदियाँ ये किस रिवर बेसिन का पार्ट है, ये सब चीज़ें ना आपको 2024 के लिए तैयार कर लेनी है। हो सकता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई चीज़ आपको मिल जाए, ठीक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अब देखो ये है, और आपको एक चीज़ और याद रखनी है, जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आप उसमें निर्देश पढ़ोगे। जैसे यहाँ पे आपको दिया है कितने कथन सही हैं, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको निर्देश क्या दिया है। जैसे आपको दिया है कि युग्मों पर विचार कीजिए और कितने युग्म सही सुमेलित हैं। कई बार ऐसा होता है, जैसे जो 2022 का पेपर था उसी में था कि कितने सुमेलित नहीं हैं, है ना। तो आपको इन निर्देशों का बहुत विशेष ध्यान रखना है। तो अब हम जानते हैं कि संभावना ये हो सकती है कि तीनों युग्म सही सुमेलित ना हो, कुछ ना कुछ गलत आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं कि यहाँ पे क्या क्या हमें ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें दिया है कामराजार पोर्ट भारत में एक कंपनी के रूप में पंजीकृत सबसे पहला प्रमुख पत्तन, ठीक है, यानी कंपनी के रूप में पंजीकृत सबसे पहला प्रमुख पत्तन, है ना। हो सकता है आपको ये फैक्ट पता हो ना पता हो, मतलब जनरली मतलब मुझे तो नहीं पता था, जबकि करंट अफेयर्स ठीक ठाक पढ़ा था, इतना आया नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। अब मुंद्रा पोर्ट अगला, कि निजी स्वामित्व वाला सबसे बड़ा पत्तन, निजी स्वामित्व वाला सबसे बड़ा पत्तन भारत में। अब ये फैक्ट कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ था, लेकिन एक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि इसको ठीक किया जाए नहीं किया जाए, लेकिन हमने कहा कि चलो अगला पढ़ते हैं। तो विशाखापट्टनम पोर्ट की बात हो रही है, इसमें है कि भारत में सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट, तो इसके बारे में एकदम श्योर थे कि ये जो है सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट नहीं है, तो इसको हमने एलिमिनेट किया, ठीक है। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा, जैसे हम 2 ऑप्शन तो ये हटा सकते हैं कि मतलब सारे गलत नहीं है और सारे ठीक नहीं है। जो गेम है वो इन 2 ऑप्शंस के बीच में आके फंसेगा, ठीक। अब यहाँ पे जो लॉजिक उस टाइम मैंने लगाया कि कहीं ना कहीं ये मेरे दिमाग में था कि ये जो है सबसे बड़ा निजी स्वामित्व वाला भारत में पत्तन है, एक करंट अफेयर्स में ये इस तरीके की न्यूज़ थी। लेकिन कामराजार पोर्ट के बारे में इतना कोई विशेष आइडिया नहीं था, लेकिन एक चीज़ थी कि जिस तरीके से सरकार नए नए इन्वेस्टमेंट मॉडल पे विचार कर रही है, तो वहाँ कहीं ना कहीं वो फाइनेंसिंग को लेकर के एक निजी तत्व जो है उसको बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। तो अगर हम उस अप्रोच को देखते हैं तो ये लग रहा था कि ये ठीक होना चाहिए, और इस चीज़ को ध्यान में रख करके हमने इसका जो है बी ऑप्शन चूज़ किया था, और ये मतलब ठीक भी हुआ, ये ठीक भी हुआ। तो ये अप्रोच है जिस तरीके से आप इस तरीके के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे, और इसी क्रम में आगे देखते हैं, ठीक है। अब आप देखो, ये आप क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे कि आपको दिया है उपयुक्त में से कितने पर्णपाती वृक्ष हैं, ठीक है। तो अब आप देखो सीधे जब आप मतलब इसके ऑप्शंस देखोगे कि आपको कौन कौन से वृक्ष दिए हुए हैं, तो एक चीज़ यहाँ पे वही है कि आप एक
मन में सोच सकते हो कि ठीक है ये वाला ऑप्शन नहीं होगा और संभवतः ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे लॉजिक लगाने की कोशिश करोगे तो देखो आमतौर पे क्या है कि भारत में शुष्क पर्णपाती और आर्द्र पर्णपाती जो वृक्ष हैं वो बहुलता में मिलते हैं, और बहुत अगर ज़्यादा मात्रा जो है इस तरीके के वनों की है तो आपने आमतौर पे महुआ और सागौन ये वृक्ष बहुत कॉमनली मतलब सुनने में आते हैं। महुआ से मतलब जो ट्राइबल एरियाज़ है वहाँ पे एक अल्कोहल के टाइप का कोई एक ड्रिंक भी बनाते हैं। सागौन की लकड़ी आमतौर पे फर्नीचर्स वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। तो कहीं ना कहीं ये दो ऐसी चीज़ थी जो बहुत कॉमन है, सुनी गई हैं। कटहल का जो वृक्ष है वो आपने नॉर्मली मतलब अपने आसपास शायद इस मात्रा में ना देखा हो। तो ये कहीं ना कहीं एक लॉजिक इसके पीछे लगाया था कि मतलब अगर तीनों ठीक नहीं है तो कहीं ना कहीं चांस बन रहे थे कि कोई भी दो ऑप्शन ठीक हो सकते हैं। तो इस बेस पे ये ऑप्शन मतलब मैंने पर्सनली प्रेफर किया था कि यहाँ पे जो है केवल दो लगाया जा सकता है। और इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। तो देखो ये यहाँ पे लगभग चीज़ वही है कि आपको फिर से वही चीज़ें दी हुई हैं कि तीनों ऑप्शन ठीक हैं या फिर कोई भी ठीक नहीं है। तो हम मान के चलते हैं कि ये दोनों ऑप्शन कहीं ना कहीं गलत होंगे, तो फिर बाकी जो ऑप्शन बचे उनमें गलती हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे चीज़ें जो हैं गलत करवाने की कोशिश मतलब की जा रही है और यूपीएससी ने किस तरीके के स्टेटमेंट फ्रेम किए हैं। जैसे आप देखो, चीन की तुलना में भारत के पास अधिक कृषि योग्य क्षेत्र है। मुझे लगता है ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि देखो चीन का एरिया भी बहुत ज़्यादा है, भारत का एरिया उतना ज़्यादा नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनके पास जो एक कृषि योग्य क्षेत्र है वो तुलनात्मक रूप से ज़्यादा है, तो हम इस स्टेटमेंट को गलत कर सकते हैं। ठीक, चीन की तुलना में भारत में सिंचित क्षेत्र का अनुपात अधिक है। ठीक है, अगर आप देखो थोड़ा इसको मतलब सॉल्व करने की कोशिश करो कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि जैसे मान लो भारत का एरिया ये है और चीन का एरिया ये है, और ये वो एरिया है जिसमें कृषि हो रही है। ठीक है, अब मान लो भारत में जो कृषि योग्य मतलब क्षेत्र है उसके मान लो इतने एरिया में खेती हो रही है, जो मान लेते हैं हम खेती हो रही है और वो सिंचित क्षेत्र है, मान लेते हैं हम कि ये लगभग मान लो 40% है। ठीक है, लेकिन जो चीन का एरिया है ना, वहाँ क्या है कि सिंचित क्षेत्र नहीं है, वर्षा के द्वारा या फिर जो नेचुरल तरीका है उस तरीके से वहाँ पे सिंचाई हो रही है। लेकिन जो एक सिंचाई का आर्टिफिशियल तरीका है उसको उस मात्रा में शायद ना किया गया हो। तो अगर आप अनुपात निकालने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन जो है वो ठीक होने की संभावना बनेगी। और तीसरा विकल्प अगर आप देखोगे, चीन की तुलना में भारत की कृषि में प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादकता अधिक है, जो कि एकदम गलत स्टेटमेंट है ना। भारत में जो प्रोडक्टिविटी है वो इतनी चीन की तुलना में नहीं है, ज़्यादा नहीं है। तो अगर आप ये कह रहे हो कि तीनों ऑप्शन ठीक नहीं है और कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं, ये संभावना नहीं बन रही है, और ये दो स्टेटमेंट आपने यानी पहला और तीसरा आपने पढ़ने के बाद एलिमिनेट कर दिया, तो आपके पास यहाँ पे एक ही विकल्प बचता है कि कोई एक स्टेटमेंट, जो कि संभावना है कि दूसरा स्टेटमेंट जो है वो ठीक हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। इसके बाद हम आते हैं 5वां क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे मतलब एक ये है कि कई सारे क्वेश्चंस होंगे जो आपको छोड़ने भी पड़ेंगे। अगर आप 80 से 90 के बीच में कुछ भी अटैम्प्ट कर रहे हो तो लगभग 10 से 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप छोड़ोगे। ठीक है, आपके लॉजिक्स शायद उतने अच्छे से वहाँ काम ना करें या फिर आप रिस्क ना लेना चाहो, तो मैं मान के चलता हूँ कि कुछ क्वेश्चन होंगे, और ये क्वेश्चन जो है मैं उसी क्राइटेरिया में रखता हूँ जो मतलब मुझे भी काफ़ी मेहनत और मशक्क़त करने के बाद बहुत अच्छे से समझ में नहीं आ रहा था, तो इसको मैंने स्किप किया था। ठीक है, कि कौन सा एक समुद्र स्तर में पुनरावर्ती गिरावट का सर्वोत्तम उदाहरण है जिससे वर्तमान समय की सुविस्तृत कच्छ भूमि उत्पन्न हुई। कच्छ भूमि से आइडिया लग रहा था कि कच्छकरण हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर रिस्क नहीं लेना चाह रहा था, तो ये क्वेश्चन जो है स्किप कर दिया था। और इस तरीके के कई सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो एकदम फैक्ट बेस्ड होंगे, जहाँ पे शायद उस तरीके के लॉजिक ना लग पाएँ, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कुछ क्वेश्चंस आपको स्किप करने हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे लॉजिक लगेगा। ठीक है, भारत के तटीय क्षेत्रों में
प्रचुर मात्रा में उपलब्ध इल्मेनाइट और रूटाइल निम्न में से किसके समृद्ध स्रोत हैं। ठीक है, अब देखो आपको दो यहाँ पे नाम दिए हैं, इल्मेनाइट और रूटाइल। मतलब ये वो चीज़ थी जो इससे पहले मतलब पढ़ी नहीं थी। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो एल्यूमिनियम निकाला जाता है तो इसका एक खनिज है जिसको हम कहते हैं बॉक्साइट। ठीक है, लोहे का मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, ये तो सुनने में आया था, लेकिन तांबे का और टाइटेनियम का, यहाँ पे अब ये दो ऑप्शन थे जहाँ पे थोड़ा बहुत डाउट हो रहा था कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक हो सकता है। लेकिन आप देखोगे कि तटीय क्षेत्रों की बात हो रही है। ठीक है, और अगर आप हिस्ट्री पढ़े होगे तो कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा, हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी आपने पढ़ा होगा, तो खेतड़ी राजस्थान का वो एरिया है जहाँ पे तांबा आमतौर पे प्रचुर मात्रा में पाया जाता था। और भी कई सारे एरियाज़ हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं कोस्टल एरिया से जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, तो इस आइडिया के बेस पे ये समझ में आ रहा था कि ये विकल्प ठीक होने की संभावना बहुत कम है, इसलिए जो टाइटेनियम ऑप्शन है वो यहाँ पे ठीक होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हो। और इसी तरीके से अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 देखें कि संसार का लगभग 3/4 कोबाल्ट जो कि विद्युत मोटर वाहनों की बैटरी के निर्माण के लिए आवश्यक धातु है, किस देश द्वारा उत्पादित किया जाता है। देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि आप रिस्क ले सकते हो, तो गलत होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाएंगे, क्योंकि या तो आपको सटीक पता हो, है ना, और नहीं पता है तो फिर आपके केवल 25% चांस है कि ये ठीक होगा। तो मैं इस क्वेश्चन को उस क्राइटेरिया में रखता हूँ जहाँ पे इस क्वेश्चन को स्किप करना ज़्यादा ठीक है। ठीक है, तो इसके बाद आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 8, जो कि कहीं ना कहीं एक ऐसा क्वेश्चन है कि अगर आपको कांगो बेसिन का थोड़ा आइडिया है और इन देशों की लोकेशन हल्की फुल्की पता है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। और कहीं ना कहीं थोड़ा रिस्क भी है, क्योंकि ये देश आमतौर पे मतलब अफ्रीकन कंट्रीज़ में इतना आसान नहीं होता है, कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन होने लगता है। लेकिन हाँ, इतना थोड़ा आइडिया होता है कि नाइजीरिया जो है वो यहाँ पे नहीं है, साउथ सूडान भी, मतलब कॉन्गो बेसिन बेसिकली थोड़ा ईस्टर्न साइड में पड़ती है अफ्रीका के, सॉरी ईस्टर्न नहीं, वेस्टर्न साइड में पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो ऑप्शन थे, ये कहीं ना कहीं एलिमिनेट किए जा सकते थे, लेकिन कैमरून और युगांडा का वो सटीक मतलब कन्फ्यूजन वाली स्टेट थी। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी मतलब एक ऐसा क्वेश्चन था जो मतलब मेरे हिसाब से मैंने स्किप किया था। और आपकी इन्फॉर्मेशन नॉलेज कितनी स्ट्रॉन्ग है वो यहाँ पे डिपेंड करेगी। तो इस क्वेश्चन को मैं उस क्राइटेरिया में रखता हूँ जहाँ मैंने स्किप किया था, लेकिन यहाँ इन्फॉर्मेशन आपकी नॉलेज की डिमांड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। और देखो ये एक, जैसे हम पीछे बात कर रहे थे कि तीनों ठीक नहीं होंगे और तीनों गलत नहीं होंगे, यहाँ पे आप देखो, आप इस ऑप्शन को पढ़ो। ठीक है, ये एक आप एक्सेप्शन कह सकते हो, लेकिन ये आपका नॉलेज बेस्ड है और बहुत सिंपल क्वेश्चन मैं कहूँगा, क्योंकि प्योरली अगर आपने NCERTs को फॉलो किया है तो भी आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर पाओगे। ठीक है, देखो ये यहाँ ये कह रहे हैं अमरकंटक पहाड़ियाँ विंध्य और सह्याद्री श्रेणियों के संगम पर स्थित हैं। ठीक है, मतलब विंध्य और सह्याद्री इसके संगम पर स्थित हैं। ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली गलत हो गया, अगर आपने थोड़ा भी NCERT और मैपिंग को देखा है तो ये गलत हो गया। अब ये कह रहे हैं बिलिगिरी रंगन पहाड़ियाँ सतपुड़ा के सबसे पूर्वी भाग हैं, सतपुड़ा के, है ना, मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। और आप मतलब इमेजिन कर सकते हो, आपके दिमाग में वो मैप चलना चाहिए कि ये चीज़ें कहाँ कहाँ पर हैं। और शेषाचलम पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिणी भाग हैं, है ना, मतलब अगर ये भारत है और पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिणी भाग, है ना, शेषाचलम मतलब आंध्र प्रदेश के आसपास वाले क्षेत्र की बात हो रही है। तो ये आप देखोगे कि तीनों ऑप्शन ऐसे थे जो NCERT अगर आपने ठीक से पढ़ रखी हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने नॉलेज के बेस पे बहुत श्योरिटी के साथ इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करोगे और यहाँ पे कोई भी ठीक नहीं है, आप आसानी से पहुँच सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 10 पे जाओगे तो ये भी कहीं ना कहीं आपसे नॉलेज की डिमांड करता है। और आप देखोगे कि इसका जो ऑप्शन निकल के आएगा वो कोई नहीं। और ये क्वेश्चन मतलब दोनों ही मैंने अटैम्प्ट किए थे और दोनों में ही एकदम श्योर था कि इनमें कोई भी जो विकल्प हमें दिए हुए हैं वो ठीक नहीं है। जैसे आपसे कहा जा रहा है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अधीन पूर्व पश्चिम, ठीक है, मतलब
अगर हम इस तरीके से बना लेते हैं, पूर्व और पश्चिम गलियारा डिब्रूगढ़ और सूरत को जोड़ता है। तो ये ऑप्शन देखो आपने किन दो जगह को जोड़ता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, लेकिन ये दोनों ही आपको गलत दिए हुए हैं। ठीक है, सूरत नहीं है, मेरे ख्याल से पोरबंदर या ऐसा कुछ ऑप्शन है इसमें, तो ये गलत हो गया। ठीक है, त्रिपक्षीय राजमार्ग मणिपुर में मोरे को म्यांमार से होते हुए थाईलैंड की चियांग माई नहीं है, मेरे ख्याल से माइसोत कोई जगह है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत था। बांग्लादेश, चीन, भारत और म्यांमार आर्थिक गलियारा, मतलब जो BCIM कॉरिडोर है उत्तर प्रदेश में बनारस को चीन में कुनमिंग से जोड़ता है, ये एकदम गलत मतलब फैक्ट आपको दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ आप अपने नॉलेज से एकदम सटीक ऑप्शन तक पहुँच सकते हो कि इनमें से कोई भी स्टेटमेंट ठीक नहीं है। ठीक है, अब आते हैं, अब देखो ये स्टेटमेंट है ना, जो लोग मतलब ये हुआ था कि अब आप देखोगे कि ये जो पेपर था इसमें शुरुआती क्वेश्चन जो थे वो इतने ट्रिकी थे कि अगर आप इनको ठीक से सॉल्व नहीं करोगे, पेशेंस बना के नहीं रखोगे, खुद को काम नहीं रखोगे, तो कहीं ना कहीं आप जब इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो आप हड़बड़ी में गलत करोगे, या फिर आपके ऊपर इतना प्रेशर आ जाएगा कि आप ये जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं आप इनको गवा सकते हो। ठीक है, और ज़्यादातर जो मतलब मेरे एक दो दोस्त हैं जिनका CSET भी क्वालिफाई हुआ, लेकिन GS की वो कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए। उसकी वजह ये थी कि वो इतना प्रेशर में आ गए पेपर को देख करके कि जो एलिमिनेशन के बेसिक रूल्स थे वो कहीं ना कहीं वो अप्लाई ही नहीं कर पाए। उन्हें लगा कि चीज़ें कहीं गलत ना होने लगे। ठीक है, तो देखो अब इस तरीके के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन मोस्टली मतलब इस बार भी आएंगे, तो आपको बहुत मतलब बिना किसी डर के आपको एलिमिनेशन लगाना है और वो चीज़ आपके फेवर में ही जाएगी। जैसे आप देखो, भारत अपने पास यूरेनियम डिपॉजिट होने के बावजूद अपने अधिकांश विद्युत उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भर है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक, अब विद्युत उत्पादन के लिए कम से कम 60% तक समृद्ध यूरेनियम को होना आवश्यक है। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो आपसे कहीं ना कहीं फैक्ट की बात कर रहा है। ठीक है, तो आमतौर पे ये होता है कि हम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अगर कहीं UPSC ने दी है, अगर आपने पिछले कई साल के पेपर लगाए हैं, तो आम तौर पे वो चीज़ें गलत निकलती हैं। तो हम मान के चलते हैं कि ये 60% नहीं हो, कुछ ज़्यादा भी हो सकता है, कम हो सकता है, सटीक क्या है हमें नहीं पता, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि जो हमें फैक्ट दिया हुआ है वो गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो जैसे ही आप स्टेटमेंट 2 को गलत करते हो, ठीक है, तो आप देखो आप कहाँ पहुँचोगे कि स्टेटमेंट 1 ठीक है किंतु 2 गलत है। ठीक, सीधा आंसर आ रहा है, मतलब कुछ और करना ही नहीं है, और ये बहुत ही ईजी क्वेश्चंस में से एक है पेपर के। ठीक है, इसी तरीके से आप देखो ये भी 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन मतलब 2 स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं। तो यहाँ आपसे बात की गई है कि जो मार्सुपियल्स यानी शिशुधानी स्तनी प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं होते हैं। ठीक, हमें नहीं पता कि होते हैं नहीं होते हैं। ठीक, शिशुधानी स्तनी केवल परभक्षी रहित पर्वतीय घास स्थलों में ही पनप सकते हैं। ठीक, कौन सा एक सही है, आपसे ये निर्देश है कि कौन सा एक सही है। ठीक है, अब देखो आपको 2 स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट नंबर 2 है ना, मतलब ये 2 स्टेटमेंट ऐसे थे जिन पे बहुत श्योर नहीं थे क्योंकि इतना आइडिया नहीं था मार्सुपियल्स के बारे में। लेकिन एक चीज़ थी कि अगर इन 2 ऑप्शन में आपको मैं अगर ये चुनने को दूं कि कौन सा स्टेटमेंट आप अपनी तरफ से ये कहोगे कि इसके गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो आप देखोगे कि जो मार्सुपियल्स हैं केवल परभक्षी रहित पर्वतीय घास स्थल है ना, मतलब एक और आपसे कह रहे हैं पर्वतीय, दूसरी ओर घास स्थल में ही पनप सकते हैं। तो यहाँ पे कई सारे ऐसे पॉइंट हैं जहाँ मतलब जो क्वेश्चन की सही होने की संभावना एकदम लिमिट में ला दिया है उसको, है ना, मतलब एक परभक्षी रहित भी होना चाहिए, पर्वतीय भी होना चाहिए और घास स्थल होना चाहिए। कुछ भी अगर इसमें से एक भी ऐसा पॉइंट हुआ जो गलत हुआ तो ये स्टेटमेंट गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको गलत करते हो यानी स्टेटमेंट 2 आपका गलत हो रहा है ना, यानी कथन 2 गलत है, और तो आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है सही आंसर पे पहुँच जाते हो। तो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो है ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक स्कोरिंग एरिया बन करके आते हैं, और तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो इसमें आपसे बात कर रहा है इन्वेसिव जो स्पीसीज़ हैं उसके विशेषज्ञ समूह
जो वैश्विक संक्रामक जीव जाति डेटाबेस विकसित करता है निम्न में से किस एक संगठन से संबंधित है। ठीक है, यहाँ आपसे कह रहे हैं IUCN, UNEP की बात हो रही है, UN वर्ल्ड कमीशन फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, WWF। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन ने आपको 2-3 चीज़ें बताई, मतलब आप 2024 में क्या करोगे, 2024 के लिए पढ़ रहे हो। ठीक है, IUCN, UNEP, ये वाला जो संगठन दिया है WWF, इनके बारे में गूगल करके थोड़ी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करो, हो सकता है कोई एक क्वेश्चन आपको रखा मिल जाए, बेसिक सी मतलब आपसे चीज़ें पूछ ली जाएँ उस संस्था के बारे में। ठीक है, कि UNEP मतलब जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, उससे जुड़ी हुई चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं, किसी से भी जुड़ी हुई पूछ सकते हैं। तो देखो आमतौर पे क्या है कि आपसे पूछा है एक डेटाबेस, तो आप जानते हो कि डेटाबेस वाला जो काम है वो कहीं ना कहीं IUCN से संबंधित, आपने कई सारे रेड बुक और इस तरीके के आपने देखा होगा डेटाबेस जो रखता है वो IUCN रखता है। तो यहाँ पे संभावना ये थी कि कहीं ना कहीं ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो सकता है बाकी किसी भी जो आपको संस्थाएं दी गई हैं उसकी तुलना में। तो और आपने मतलब थोड़ा ये रिस्की भी हो सकता है कि एनवायरनमेंट के क्वेश्चन में आमतौर पे ऐसा देखा गया है ट्रेंड कि जो पहला विकल्प है वो संभावना थोड़ी सी ज़्यादा होती है कि ठीक हो जाए। मतलब ये कोई तुक्केबाजी या फिर ऐसा नहीं है, और ना ही आपको ये दिमाग में लेकर के चलना है, लेकिन आम तौर पे देखा गया है। ठीक है, और ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा भी कॉमन सेंस लगाओगे कि हाँ डेटाबेस इस तरीके के जो एनवायरनमेंट की कुछ स्पीसीज़ हैं उनसे जुड़ा हुआ डेटाबेस है वो आम तौर पे IUCN रखता है, तो उस बेस पे हम यहाँ रिस्क लेंगे और जो आपका ऑप्शन है जिसमें IUCN दिया हुआ है उसको हम मार्क करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 14, इसमें पूछा है उपयुक्त में से कितने आम तौर पर रात्रिचर हैं। ठीक है, मतलब आम तौर पर या सूर्यास्त के बाद अधिक सक्रिय होते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ जो कहीं ना कहीं देखो, जो पहले हमने 2 क्वेश्चन देखे थे इस तरीके के, जहाँ तीनों ऑप्शन आपको गलत दिख रहे थे। ठीक है, ये वो थी जहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज, मतलब अगर आप सामान्य तौर पे बुक्स पढ़ रहे हो, NCERTs पढ़ रहे हो, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, तो सामान्य तौर पे ये चीज़ें आपके सामने से जाएंगी, है ना। लेकिन जब इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है कि कौन जो है रात्रिचर है, कौन सूर्यास्त के बाद अधिक सक्रिय, ये कोई सामान्य इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, ये हो सकता है किसी ने नेशनल ज्योग्राफिक देख लिया हो, कुछ देख लिया हो, तो वहाँ कोई चीज़ें उसके संपर्क में आ गई हों, तो हो सकता है आपको नॉलेज हो, लेकिन ये सामान्य चीज़ नहीं है जो आमतौर पे एस्पायरेंट्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो जब कोई इस तरीके की चीज़ आ रही है तो आप मतलब वही रूल आप अप्लाई करोगे कि ये 2 ऑप्शन गलत होने की संभावना है। ठीक है, मतलब तीनों स्टेटमेंट जो 3 आपको विकल्प दिए हैं कि कौन रात्रिचर हैं, तो ना तो ये तीनों रात्रिचर होंगे और ना ही ऐसा होगा कि इनमें से कोई भी रात्रिचर ना हो। मतलब कुछ ना कुछ सही होगा इसमें, लेकिन सारे ठीक नहीं होंगे। ठीक है, अब देखो मालाबार सिवेट मतलब एक ना जैसे चूहा जो होता है, छछूंदर आमतौर पे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि जो हम इंडिया में मतलब रहते हैं, तो आमतौर पे आपने देखा होगा कि ये जो है अगर घरों में आती हैं तो आमतौर पे रात्रि वाला टाइम मतलब रहता है। तो कहीं ना कहीं आपको ये आइडिया लगेगा थोड़ा सा कॉमन सेंस से कि ये जो है मालाबार सिवेट है, लेकिन सिवेट की थोड़ी एक टेंडेंसी है कि वो मतलब जो नाइट का टाइम है उसी में थोड़ा सा एक्टिव होती हैं। तो ऑप्शन 2 से थोड़ा ये आइडिया लग रहा है कि हाँ एक मतलब ये ठीक होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा है। लेकिन हिरण और मकाक ये 2 मतलब जीवों में कौन सा मतलब रात्रि में एक्टिव होता है, ये थोड़ा सा आइडिया लगा पाना मतलब उस एग्ज़ाम वाले कंडीशन में थोड़ा सा मुश्किल होता है कि आप रिस्क लोगे नहीं लोगे। तो यहाँ पे मतलब ये है कि 50-50% वाला गेम है, अगर ठीक हो गया तो हो गया, और नहीं तो मतलब वही है कि आपको नेगेटिव मार्किंग के लिए तैयार रहना है। लेकिन इस अप्रोच से आप नेट गेन कर सकते हो। और अगर आप थोड़ा भी देखो आइडिया लगाओ कि देखो हिरण की बात हो रही है। ठीक है, और हिरण का ये है कि जो वो घास वगैरह चरते हैं, तो कहीं ना कहीं मतलब आसपास अगर आपने कभी जंगलों में खेतों में
अगर आप राजस्थान साइड में रहते हो, मध्य प्रदेश साइड में रहते हो, तो आपने देखा होगा कि ये जो है ना थोड़ा दिन में एक्टिव रहते हैं, लेकिन शाम के टाइम या फिर रात में उतना एक्टिव नहीं रहते हैं। तो एक कॉमन सेंस के बेस पे ये था कि हाँ हिरन मतलब शायद उतने एक्टिव ना रहते हो रात में। इसी तरीके से मकाक मतलब एक तरीके के ना ये बंदर होते हैं, तो बंदरों में आमतौर पे ये टेंडेंसी नहीं देखी जाती है कि वो इतना एक्टिव रहें रात में, है ना। तो इस तरीके से आप ये कह सकते थे कि हाँ यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 2 है, केवल ये एक ऐसा ऑप्शन बचता है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पे आप लगा सकते थे कि केवल एक, लेकिन वही है कि उस टाइम मतलब इतना प्रेशर होता है कि आप किस तरीके से सोच पा रहे हो, कितना लॉजिकली आप सोच पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ 50-50% वाला गेम है। और क्वेश्चन नंबर 14 में मतलब आप पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सा ऑप्शन वहाँ लॉजिकल सोच के लगा पाते हो। मतलब मैं तो काफ़ी सोचने के बाद भी इसको स्किप कर दिया था, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। कौन सा जीव अपने सगे संबंधियों को अपने खाद्य स्रोत की दिशा और दूरी इंगित करने के लिए एक वैगल डांस करता है। मतलब ये वही है कि सीधा है। अगर आप मतलब किसी किताब में शायद आपको देखने को ना मिले ये सब चीज़ें, लेकिन इसका जो सही ऑप्शन है वो है मधुमक्खी। और ये मतलब वही है ना, बचपन में जैसे टीवी वगैरह देखते थे तो आमतौर पे कुछ हनी का ऐड आया, या फिर एक पहले कार्टून भी आया करता था इस तरीके का, तो उसमें देखा था कि हाँ कुछ ऐसा मधुमक्खी कर सकती है। तो अगर आप उस कॉमन सेंस के बेस पे या फिर इस तरीके की आपने कहीं चीज़ें देख रखी हैं तो आप लगा सकते हो। नहीं तो मैं ये मानता हूँ इस क्वेश्चन को आप उस कैटेगरी में डालो कि आप इस पर बहुत ज़्यादा रिस्क मत लो और इसको स्किप कर दो, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन जो हैं ये तो मतलब ऐसे हैं कि आप गलत कर ही नहीं सकते। जो क्वेश्चन नंबर 16 है, और आप जब भी आप पेपर सॉल्व करोगे मतलब 2024 का, आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे होगे, तो आप एग्ज़ाम देने से पहले मतलब उस सेंटर पे जब आप एंट्री करोगे तो अपने आप को बार बार इस चीज़ को अपने मन में समझाओ कि हाँ पेपर चाहे कितना भी टफ आएगा, लेकिन उसमें हमेशा इतना स्कोप आपको मिलेगा कि आप कट ऑफ क्लियर कर पाओ, है ना। हो सकता है शुरू के 2-3 पेज पे आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलें कि आपको एक भी क्वेश्चन ना आता हो, लेकिन आपको धैर्य बना के रखना, एकदम शांत रहना है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने पहले भी इसका जिक्र किया था एक वीडियो में। मतलब आप जैसे ही पढ़ोगे आपको पता है कि इनमें से कोई भी स्टेटमेंट गलत होने की संभावना आम तौर पे नहीं है, ठीक है। मतलब यहाँ पे अब आप ज़्यादा वो मत करना कि हाँ 4 स्टेटमेंट दिए चारों गलत हो जाएंगे, ये है ही नहीं। मतलब यहाँ पे ना बहुत संभावनाशील चीज़ें हैं, यहाँ पे बहुत रिजिड होकर कुछ नहीं कह रहे, है ना। कुछ मशरूमों में औषधीय गुण होते हैं, हाँ हो सकते हैं, मतलब एक में भी हुआ तो उस शामिल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है ये धोखे से भी, मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने यहाँ पे कहा कि चारों ठीक हैं और आप जो है बबल गलत भराओ, ठीक है। तो वो भी चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पे। अब देखो है ना, मतलब अब ये है कि ये भी चीज़ जो है आमतौर पे किताबों में देखने को नहीं मिलती है। ये भी हम अपने आसपास के परिवेश में इस तरीके के क्वेश्चंस मतलब इस तरीके की चीज़ों को जब हम देखते हैं तो उस नॉलेज के बेस पे हम बस इसको ठीक कर सकते हैं, है ना। तो देखो अब ये कह रहे हैं कि वे भूमि में बिल बनाकर अपने नीड़ का निर्माण करती हैं। भूमि में बिल बनाकर मतलब भारतीय गिलहरी ज़मीन में बिल बनाती है, इस तरीके की मतलब टेंडेंसी मैंने तो नहीं देखी है। मतलब जैसे दीवारों में कहीं पे उन्हें जगह मिलती है या फिर पेड़ में अगर कहीं उन्हें थोड़ी बहुत जगह मिलती है तो उस तरीके से वो घोंसले वोंसले बनाती है, लेकिन आमतौर पे ज़मीन में बिल बनाते हुए मैंने गिलहरियों को नहीं देखा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं इस स्टेटमेंट को लेकर के एक डाउट में हूँ, लेकिन हाँ इतना मैं श्योर हूँ कि तीनों ठीक नहीं है, ठीक है। वे अपने भोज्य पदार्थों जैसे कि नट्स बीजों को भूमि के अंदर जमा करती, हाँ ये टेंडेंसी देखी गई है कि वो कई बार जो उनके खाने वाली चीज़ें हैं वो उनको छुपा देती हैं, भूमि में छुपा देती हैं, लेकिन वो अपने जो घोंसले हैं उसको ज़मीन में नहीं बनाती हैं। तो ये स्टेटमेंट एक जनरल स्टेटमेंट है और ठीक है। वे सर्वभक्षी होती हैं। अब ये स्टेटमेंट मतलब अगर आप जनरली देखोगे तो गिलहरी को मैंने मतलब शाकाहारी वाली जो चीज़ें हैं वो तो खाते हुए देखा है, लेकिन कीट पतंगे या फिर ऐसा कुछ भी खाते हुए नहीं देखा है। तो मैंने इस बेस पे इस स्टेटमेंट को गलत मान लिया था और मैं यहाँ पे केवल 2 लगा के आया था, ठीक है। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग बात जो थी वो ये थी कि जो ऑप्शन 3 था वो करेक्ट है, मतलब वो सर्वभक्षी होती हैं। तो यहाँ एक ये था कि जो क्वेश्चन का पैटर्न है जिसमें इस तरीके से दिया हुआ है वो मैटर ही नहीं करता कि यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है कि 1 या 3 ठीक हैं या फिर 2 या 3 ठीक है, मतलब कोई भी 2 ठीक हैं तो आप
का ये ठीक है। ठीक है, तो उस चीज़ का कहीं ना कहीं जो आपका पैटर्न चेंज हुआ है उसका बेनिफिट मिला। अगर ये इस तरीके से दिया होता है कि 1323 या फिर ठीक है, तो उसमें गलत होने की संभावना हो जाती, लेकिन इस तरीके से मतलब इस वाले पैटर्न में इस क्वेश्चन के सही होने का एक मतलब एडवांटेज मिल गया उस तरीके से। अब देखो ये बिल्कुल वही चीज़ है कि कुछ सूक्ष्मजीव जल के क्वथनांक से ऊपर के तापमान वाले वातावरण में पनप सकते हैं, हाँ पनप सकते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव जल के हिमांक से नीचे के तापमान वाले वातावरण में पनप सकते हैं, बिल्कुल। कुछ सूक्ष्मजीव 3 से कम pH वाले अत्यंत अम्लीय वातावरण में पनप सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे आपको ज़्यादा सोचना नहीं, बस आप यहाँ देख लेना कितने स्टेटमेंट सही आपसे पूछ रहा है, मतलब यहाँ वो कहते कि कितने कथन गलत हैं। ठीक है, तो ये निर्देश आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं कि किसी वृक्ष या लकड़ी के लट्ठे में बने छिद्र में कीटों को खुरचने के लिए लकड़ी का औजार बनाता है। ठीक है, फिशिंग कैट, ओरेंगुटैन, ऊद बिलाव, स्लॉथ बियर। तो देखो ये औजार बनाना मतलब मैं हिस्ट्री से अगर जोड़ूँ तो देखो पाषाण काल में भी औजार बनाने की टेंडेंसी देखी गई थी, लेकिन ये जो इंटेलिजेंस है कहीं ना कहीं एप में ज़्यादा होती है, राइट। जो एप होते हैं वो उनमें इस तरीके की इंटेलिजेंस पाई जाती है। और आपने देखो मतलब जब हम टेलीविज़न बचपन में देखते थे तो एक ऐड आता था, उसमें वो ऐड था मेंटोस का। तो मेंटोस में वो मतलब एक था ना, एक बड़ा अच्छा ऐड था, आज भी याद है, लेकिन उसमें वो जो है पत्थर के ज़रिए से आग जलाने का काम करता है, फिर एक वो गधा होता है उसी की जो है गाड़ी बना लेता है। तो वो पूरा ऐड जो था वो दिमाग में उस टाइम चल रहा था। और वैसे भी एक सामान्य समझ के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि इस तरीके की इंटेलिजेंस आमतौर पे किसी एप में पाई जा सकती है। और यहाँ पे एक एप दिया हुआ है हमें, वो है ओरेंगुटैन। ठीक है, तो इस बेस पे हम यहाँ सही ऑप्शन पे पहुँच सकते हैं। और 2024 के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, 2024 के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आप फिशिंग कैट का IUCN एटलीस्ट स्टेटस आप देखो, ऊद बिलाव का देख लो, स्लॉथ बियर का देख लो थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हो सकता है किसी ऑप्शन में आपको एलिमिनेशन में काम कर जाए। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 पे हम पहुँचते हैं कि उपयुक्त में से कितनों को बनाने में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन प्रयुक्त होते हैं। अब देखो यहाँ इस तरीके के ऑप्शन में मतलब बहुत ज़्यादा कुछ कहने लायक होता नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं होता है। बस ये होता है कि हम सभी ठीक कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा कोई और हमारे पास विकल्प नहीं है, ना ही इतनी ज़्यादा नॉलेज इन चीज़ों की होती है। अगर थोड़ा सा भी किसी में प्रयुक्त हो रहा है तो हम मान के चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 का जो ऑप्शन डी है वो ठीक होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब आते हैं हम इस पे क्वेश्चन नंबर 21। तो इस वाली वीडियो में देखो हम कोशिश करेंगे कि लगभग 30 से 35 क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखें, और उसके बाद जो बाद के जो क्वेश्चन हैं वो हम 1-2 वीडियोस में जल्दी से कवर करेंगे अगले 1-2 दिन में। ठीक है, देखो अब इसमें क्या स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है और हम ठीक से पढ़ेंगे। इसमें देखो सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट है कि आप जो है क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो। और लेंदी मतलब जितना लेंदी क्वेश्चन होता है ना, मतलब आपको ज़्यादा डिटेल दिए तो वो कहीं ना कहीं सही होने की संभावना कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। अब देखो आप UPSC की अगर भाषा से परिचित हो तो ये कह रहा है कि आधारिक संरचना निवेश न्यासों में जमा से हुई ब्याज की आय जो उनके निवेशकों में वितरित की जाती है कर से छूट प्राप्त है, किंतु लाभांश कर योग्य है। ठीक है, मतलब अगर आपको थोड़ी सी भी हिंदी में दिक्कत हो रही है समझने में तो हम इंग्लिश पे चलते हैं। देखो, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द डिपॉजिट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट distributed to their investors is exempted from tax but the dividend is taxable। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक शब्द आ गया है जिसको हम कह रहे हैं किंतु, है ना। अगर आपने यूपीएससी की लैंग्वेज अगर आप समझते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जैसे किंतु आएगा तो आपको एक अलार्म रेज करना होगा कि ये कहीं ना कहीं चीज़ गलत हो सकती है। और दूसरी बात यह है कि सरकार जो है आमतौर पे मतलब वो चाहती है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स मिले। तो कोई भी ऐसा एरिया है जहाँ पे एक ठीक ठाक अमाउंट है तो वहाँ पे चाहे वो ब्याज से हो, चाहे वो कोई लाभांश हो, डिविडेंड हो, तो वो जो है टैक्स लगा सकती है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो जो है कहीं भी जो है टैक्स छोड़ देगी। तो एक सामान्य सी समझ के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि इस स्टेटमेंट की गलत होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है, और अब हम आते हैं
यहाँ कह रहा है कि वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, मतलब सारफेसी एक्ट के बारे में बात हो रही है, के अधीन इन्वेट्स को ऋणी के रूप में मान्यता प्राप्त है। ठीक है, अब देखो मान्यता प्राप्त है नहीं है, मतलब एक्ट के अंदर इतना डिटेल में आमतौर पे हम जाके नहीं पढ़ते हैं, लेकिन अगर हम ये कह रहे हैं कि पहला स्टेटमेंट गलत हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, अगर आप यूपीएससी की लैंग्वेज को समझते हो तो पहला स्टेटमेंट आप पढ़ते ही समझ जाओगे कि यहाँ पे आपके पास दो आधार हैं। पहला है उसकी लैंग्वेज कि किंतु, है ना, लाभांश कर योग्य है, जैसे ही आएगा आप कहोगे कि गलत होने की संभावना। दूसरा ये है कि आमतौर पे सरकार जो है कोई भी ऐसा एरिया जहाँ पे वो टैक्स लगा सकती है तो वो लगाएगी, छोड़ती नहीं है। तो अगर आप पहला स्टेटमेंट गलत करोगे, ठीक है, तो मतलब आप ऑटोमेटिकली सही आंसर पे पहुंच जाओगे कि स्टेटमेंट एक गलत है लेकिन स्टेटमेंट दो जो है वो सही है। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। और देखो इतना बड़ा एक्ट है, अगर आपको वो ये कह रहा है कि मान्यता प्राप्त है ऋणी के रूप में, तो कहीं ना कहीं उसने भी मेहनत की होगी, है ना। आपसे मतलब ये तो डिमांड नहीं की जा रही है कि आप सारफेसी एक्ट के पूरे अंदर की डिटेल लेकर के आओ, तो मान के चलो कि हाँ ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो है हम दो आधार पे पहले कथन को गलत कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं कि कोविड महामारी के बाद हाल के विगत काल में पूरे विश्व में, ठीक, अनेक केंद्रीय बैंकों ने ब्याज की दरें बढ़ा दी। ठीक है, अब हम आते हैं अगले स्टेटमेंट पे। आमतौर पर केंद्रीय बैंक मानते हैं कि उनके पास बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमतों का मौद्रिक नीति के उपायों से प्रतिकार करने की सामर्थ्य है। ठीक है, मतलब आप यहाँ पे देखोगे कथन कारण वाली चीज़ है कि अगर मतलब बहुत सारी सेंट्रल बैंक थी जिन्होंने जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी थी ताकि जो है महंगाई को कंट्रोल किया जा सके, राइट। तो वो जो है कहीं ना कहीं मॉनेटरी पॉलिसी के ही अंडर में आता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो ठीक हैं, और कहीं ना कहीं आप देखोगे कि एक सही व्याख्या के रूप में भी है कि ब्याज दरें बढ़ा दी क्योंकि उनके पास ये सामर्थ्य है कि मॉनेटरी पॉलिसी से वो जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल कर पाएँ। ठीक है, तो ये एक इकॉनमी का आपका जो बेसिक नॉलेज वाला एरिया है, वहाँ से इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक, अब आते हैं अगले पे। क्वेश्चन नंबर 23, ऐसी संभावना है कि कार्बन बाजार जलवायु परिवर्तन से निपटने का एक सबसे व्यापक साधन हो जाए, है ना। मतलब है क्या संभावना, तो ये स्टेटमेंट ठीक है कि हाँ संभावना है, ऐसा हो सकता है। कार्बन बाजार संसाधनों को प्राइवेट सेक्टर से राज्य को हस्तांतरित कर देते हैं। मतलब रिसोर्सेज जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर से राज्य को हस्तांतरित कर देते हैं, है ना। अब देखो राज्य को हस्तांतरित करते हैं नहीं करते हैं, ये मतलब थोड़ा वहाँ पे लॉजिक अगर आप लगाओगे तो ये हो रहा था कि मान लो किसी कंपनी ने एक कार्बन क्रेडिट वहाँ पे प्राप्त किया, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि कार्बन क्रेडिट वो बेचेगी तो अपनी सरकार की तरफ से बेचती है। मतलब कोई एक देश है वो कहेगा कि हाँ मेरे पास इतना कार्बन क्रेडिट है और मैं किसी और कंट्री को इस क्रेडिट को बेचना चाह रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं एक सरकार का रूल उसमें हो जाता है। अगर आप इस तरीके से उस टाइम लॉजिक लगा पाओ तो ये दोनों स्टेटमेंट ठीक हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर व्याख्या की बात आती है ना, कि ये मतलब दोनों स्टेटमेंट ठीक तो हो सकते हैं लेकिन कहीं ना कहीं आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं हो रहे हैं, है ना। मतलब व्याख्या वाली चीज़ नहीं आ पा रही है, तो आप इस तरीके से जो है यहाँ ऑप्शन बी पे पहुँच सकते हो। देखो ये क्वेश्चन नंबर 24 ये इकॉनमी का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन किसी भी कीमत पे गलत होने भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप सीधे कहोगे कि हाँ जो OMO है उसमें आता है आपका जो स्टेरिलाइजेशन का जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। अब देखो स्टेटमेंट है इकॉनमी का, इकॉनमी का मतलब क्वेश्चन है, और ये चीज़ें वो हैं जो आमतौर पे हम पढ़ते हैं जब हम इकॉनमी पढ़ेंगे। तो यहाँ संभावना ये है वही कि आपसे पूछा गया है पूंजी बाजार में उपयुक्त में से कितने शामिल हैं, है ना। पूंजी बाजार मतलब कैपिटल की बात हो रही है। ठीक, तो जाहिर सी बात है आपसे पूछा है कितने शामिल हैं, तो चारों शायद शामिल ना हो सकता है एक शामिल हो, दो हो, तीन हो, मतलब
कहीं ना कहीं एक ऑप्शन को हम एलिमिनेट मतलब कर चुके हैं इस तरीके से। अब बचे आपके पास 3, ठीक है। अब देखो, है ना, मतलब आपसे बात हो रही है कैपिटल मार्केट में उपयुक्त में से कितने शामिल हैं, ठीक। तो आप देखोगे बॉन्ड बाज़ार, कॉल मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल मार्केट, स्टॉक बाज़ार। अब देखो यहाँ पे मतलब ये 2 टर्म हैं जो इकोनॉमी की इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी। कॉल मनी मार्केट क्या है, ट्रेजरी बिल के बारे में थोड़ा सा इस बार 2024 के लिए पढ़ के जाना, ठीक है। तो यहाँ आप देखोगे कि अगर आपको मान लो बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है कि पूंजी बाज़ार क्या है, तो आप ये देखोगे कि ये 2 ऐसे एरिया हैं जो शॉर्ट टर्म वाली चीज़ है कहीं ना कहीं, मतलब ठीक है। और स्टॉक मार्केट हुआ, सरकारी बॉन्ड बाज़ार हुआ, ये एक सिमिलर सी चीज़ है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो लॉन्ग टर्म के कैपिटल की कहीं ना कहीं बात होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो 2 हैं ये कहीं ना कहीं इनकी हम क्लबिंग एक जगह पे कर सकते हैं, और ऑप्शन नंबर 1 और 4 की क्लबिंग हम एक साथ कर सकते हैं। तो इस बेस पे ये होगा कि ना तो 1 और 4 के साथ कहीं पे 2 और 3 मिल पाएंगे, ना 2 3 के साथ 1 और 4 मिल पाएंगे। मतलब अगर हम इस लॉजिक को लगाते हैं तो यहाँ संभावना ये बनेगी कि कोई भी 2 ही ठीक हो सकते हैं अगर आप इस लॉजिक को लगाते हो। और वैसे कैपिटल की बात होगी पूंजी की, तो कहीं ना कहीं हम लॉन्ग टर्म कुछ चीज़ों की बात करेंगे। तो जो कॉल मनी मार्केट है, ट्रेजरी बिल मार्केट है, ये 2 ऑप्शंस को हम हटा सकते हैं, और बाकी के जो 2 ऑप्शन बच रहे हैं उनके सही होने की संभावना थोड़ी सी बढ़ जाती है, ठीक है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, लघु कृषक बड़े खेत, मतलब बहुत बड़ा ये स्टेटमेंट मतलब काफ़ी लेंदी थे। तो यहाँ पे चीज़ों को जो है मतलब पर्सनली मैं इस तरीके के जब भी स्टेटमेंट आते हैं तो इंग्लिश वाला जो ट्रांसलेशन है वो मुझे थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है चीज़ों को पढ़ने में। तो देखो जैसे ही हम जाते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड, ठीक। अब हम जैसे पढ़ते हैं तो इसमें देखो, रीसेटलमेंट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल अपरूटेड फ्रॉम देयर कंट्रीज ड्यू टू वॉर बाई गिविंग देम ए लार्ज कल्चर। मतलब ये बिल्कुल एक वो चीज़ है कि किसी भी तरीके से अगर आप थोड़े भी समझदार हो इसका, अगर आपको सार भी हल्का सा समझ में आ रहा हो, तो कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट एकदम गलत सा लग रहा है, ठीक। अब आते हैं दूसरे पे कि मैनी मार्जिनल फार्मर्स इन एन एरिया organize themselves into groups and synchronize and harmonize selected agriculture operations। मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट जो इसके इसेंस से कहीं ना कहीं, मतलब ये जो आपको टर्म दी गई है कहीं ना कहीं कुछ सेंस आ रहा है निकल के, ठीक है। अब देखो अगला आते हैं मैनी मार्जिनल। अब देखो ये 2 टर्म है जो कहीं ना कहीं बी और सी में मैच हो रही हैं, तो संभावना ऐसी बनती है कि जब भी इस तरीके की टर्म मैच होती हैं तो कहीं ना कहीं आंसर वहाँ से निकल आता है, और ये आप PYQ सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। मैनी मार्जिनल फार्मर्स इन एन एरिया टुगेदर मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कॉर्पोरेट बॉडी एंड सरेंडर देयर लैंड टू द कॉर्पोरेट बॉडी। मतलब सरकार जो है और बाकी जो जैसे जो किसानों से जुड़े हुए संगठन हैं वो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि कॉर्पोरेट बॉडी को सरेंडर नहीं कर सकते ना लैंड। तो अगर हम इन 2 स्टेटमेंट को लेकर के चल रहे हैं कि यहाँ से हमें आंसर मिलेगा, तो इसकी गलत होने की संभावना ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, ठीक है। अब अगला बढ़ते हैं। एक कंपनी एक्सटेंड्स लोन्स टेक्निकल नॉलेज एंड मटेरियल इनपुट्स टू ए नंबर ऑफ स्मॉल फार्मर्स इन एन एरिया so that they produce the agriculture commodity required by the company for its manufacturing process and commercial production, है ना। मतलब अगर आप बी और डी, अगर आप ये 2 ऑप्शन भी ठीक से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये लगभग वैसा ही ऑप्शन है जैसा ए, है ना। तो थोड़ी सी भी अगर आपको यूपीएससी की उस लैंग्वेज और इस टर्म से आप थोड़ा भी आइडिया लगा पाओगे तो आप कहोगे कि हाँ ऑप्शन बी जो है वो एकदम सटीक बैठता है कि स्मॉल फार्मर लार्ज नंबर का मतलब ये है कि मतलब कुछ किसान हैं, उन्होंने मिलके किसी एक फील्ड पे मतलब जो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई एक्टिविटी है उनको करना स्टार्ट किया, मतलब इस तरीके की चीज़ है मोटे मोटे तौर पे, ठीक है। तो ऑप्शन बी में उस तरीके उस सार को जो है आपको दिया हुआ है, तो आप आसानी से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन हो तो आपके अंदर वो एक हैबिट होनी चाहिए कि आप बहुत तेज़ी के साथ और बहुत एक्यूरेसी के साथ आपके पढ़ने की हैबिट होनी चाहिए, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे, ठीक। अब देखो यहाँ पे कह रहे हैं भारत सरकार काले तिल के बीजों के लिए MSP उपलब्ध कराती है। हाँ कराती है, मतलब आप अगर वो MSP की लिस्ट देखोगे तो उसमें काले तिल शामिल हैं, ठीक। भारत
मतलब काले तिल की खेती खरीफ की फसल के रूप में होती है। अब देखो ये मतलब इतना आइडिया नहीं था कि खरीफ होता है या कौन सा होता है, हमें नहीं पता। ठीक, भारत के कुछ जनजातीय लोग काले तिल के बीजों का तेल भोजन पकाने का, मतलब एक बहुत ही सामान्य सा स्टेटमेंट है और ये ठीक है। ठीक, अब पूछा है कितने सही हैं, है ना। एक चीज़ जो आपको याद रखनी है कि तीनों ठीक नहीं है, और जब आपने ये कह दिया कि विकल्प 3 ठीक है तो मतलब सारे के सारे गलत भी नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ ठीक है। अब ये जो मतलब ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था, क्योंकि मैंने जो आइडिया लगाया ये मतलब एक एक्सेप्शन है जो हम आमतौर पे रूल लगा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ क्या था कि जो मेरा बेसिक आइडिया था कि शायद ये खरीफ में ना होता हो और रबी में होता हो, है ना। जायद में तो मतलब संभावना नहीं है, जायद की फसलें तो हमें पता रहती हैं, लेकिन रबी और खरीफ में थोड़ा रहता है कि हाँ डाउट। तो ये मैंने जो है क्वेश्चन का जो विकल्प 2 था इसको गलत मान लिया था और मैं यहाँ पे लगा के आ गया था केवल 2। तो ये मेरा क्वेश्चन जो है गलत हुआ था, तो ये जो है एक्सेप्शन है। लेकिन आप इस बेस पे अपने इस प्लान को, मतलब ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दोगे, ठीक है। आपको जो है नेट गेन होगा और वो बहुत मैसिव होगा। इस तरीके के 1-2 क्वेश्चन आपके अगर नेगेटिव होते भी हैं तो वो बहुत चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। बेसिकली आपको उस अप्रोच को पकड़ना है कि वहाँ जो प्रेशर वाली सिचुएशन है उसमें हम किस तरीके से बहुत शांति के साथ लॉजिकली हम किस तरीके से सोच करके इन क्वेश्चंस को मतलब ठीक कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ आपसे पूछा है कि कितने अमूर्त निवेश माने जाते हैं। ठीक है, मतलब अमूर्त मतलब इंटेंजिबल हेरिटेज आपने पढ़ी होंगी। यूनेस्को की मतलब जो लिस्ट है उसमें भारत की कितनी है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और मतलब वो चीज़ें हैं जिनको हम मतलब स्पर्श नहीं कर सकते। कुल मिला के आप इतना समझो कि हम स्पर्श नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो आपसे पूछा है और आपको जो है 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। संभावना ये बनेगी कि चारों में से कुछ ना कुछ एक आध गलत होगा, तो ये गलत होने की संभावना रहेगी। अभी कह रहे हैं ब्रांड की पहचान, है ना, मतलब पहचान। आप सोचो कि आप, ये कह रहा है अमूर्त निवेश, है ना। तो ये मतलब एक ऐसी चीज़ है कि जैसे हम इंग्लिश पे चलते हैं इसके, है ना, ब्रांड रिकॉग्निशन। ठीक है, मैं हाउ मैनी ऑफ द अबव आर कंसिडर्ड इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो रिकॉग्निशन मतलब ब्रांड की जो पहचान है आप उसको छू थोड़ी ना सकते हो, है ना, वो तो एक इंटेंजिबल सी चीज़ है। तो ये आपका ऑप्शन ठीक हो गया। दूसरा है इन्वेंट्री का मतलब हो गया एक तरीके से एक गोदाम है, उसमें उनके जो है कई सारे सामान रखे हुए, मतलब आप इन्वेंट्री में सामान को आप स्पर्श कर सकते हो। तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। और आप ये कह रहे हो कि चारों ठीक नहीं होंगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब बहुत सामान्य चीज़ें, इंटेंजिबल ही होता है। मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स, है ना, तो मतलब लिस्ट की बात हो रही है। लिस्ट को आप कैसे स्पर्श करोगे, मतलब मेलिंग लिस्ट की बात हो रही है यहाँ पे। आपको कोई मतलब उसकी जीरोक्स कॉपी वगैरह नहीं, मेलिंग लिस्ट की बात हो रही है। ठीक, तो ये जो आपके 3 ऑप्शन हैं ये कहीं ना कहीं आप अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के आधार पे आप जाओगे कि हाँ ये 3 ऑप्शन जो है यहाँ से निकल के आ रहे हैं, ये जो है ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो है करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 कि 15वें वित्त आयोग ने कितने मतलब उपयुक्त में से कितनों को जनसंख्या, क्षेत्रफल और आय अंतर के अलावा ठीक निकस के रूप में प्रयुक्त किया है। मतलब अब ये इसकी इंग्लिश देख लेते हैं क्या है। For the horizontal tax devolution, the 15th Finance Commission used how many of the above as criteria other than population area and income distance। ठीक है, चलो अब देखो आपको 5 ऑप्शन दिए हैं, मतलब और ये दिया है कि पाँचों ठीक हैं, हटा दो इसको, बिल्कुल हटा दो। ठीक, अब देखो अब आप यहाँ पे अपना लॉजिक लगाना चालू करो कि ठीक है जनांकीय निष्पादन मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर के आमतौर पे नॉर्थ साउथ में थोड़ा बहुत रहता है। तो आप समझ सकते हो कॉमन सेंस के बेस पे कि हाँ पहला ऑप्शन जो है वो शामिल होगा कहीं ना कहीं। वन और पारिस्थितिकी मतलब एनवायरनमेंट की जिस तरीके से बात होती रहती है, तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन आप ऑप्शन नंबर 4 देखो, स्थिर सरकार, मतलब ये मुझे नहीं लगता कि वित्त आयोग इस तरीके की
कोई भी क्राइटेरिया रखेगा कि आपको जो है राज्यों को पैसे देने हैं और उसमें आपको एक स्थिर सरकार को एक क्राइटेरिया मान करके चलना है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आप एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, तो अब एक चीज़ आपके दिमाग में क्लियर होगी, अगर आपने एक भी हटा दिया तो इसका मतलब ये भी नहीं है, अब या तो 2 ठीक है या 3 ठीक है। ठीक है, मतलब अब यहाँ पे आपका गेम वही हो गया 50-50 वाला। ओके, अब देखो 5वें ऑप्शन पे आओ। 5वां ऑप्शन कह रहे हैं कर एवं राजकोषीय प्रयास। तो ये ऐसी चीज़ है कि हाँ उसको शामिल करने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं, और मैं कह रहा हूँ कि है ना 2 हो गए। अगर 1% भी इसका चांस है, या मान लो इसका नहीं है, शासन सुधार की अगर 1% भी चांस है, तो मतलब 3 विकल्प ठीक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। मतलब विकल्प ये 1 और 2 ये तो मतलब है ही, लेकिन अब आपका बचा 3 और 5। अगर इनमें से एक भी इस ग्रुप में शामिल हो गया, 1 2 3 हो गया, या फिर 1 2 5 हो गया, तो मतलब 3 विकल्प ठीक होने के थोड़े ज़्यादा चांस हैं ना। तो यहाँ पे आप इस आधार पे लगा के आ सकते हो। वैसे इसका जो है अगर आपने 15th फाइनेंस कमीशन किया, अगर आपने पढ़ रखा थोड़ा बहुत भी, तो आपको वो क्राइटेरिया थोड़ा पता होने चाहिए, मेंस में लिखने के काम भी आता है। तो 5वां ऑप्शन ऑटोमेटिकली वो ठीक है, उसमें शामिल है। लेकिन अगर आप मतलब लॉजिक और कॉमन सेंस के आधार पे देखोगे तो कहीं ना कहीं आप समझ पाओगे कि हाँ इसमें 3 के ठीक होने की। और वैसे भी मतलब आमतौर पे जैसे मनीष सर भी कहते हैं कि हाँ आमतौर पर 5 में से 3 ठीक हो जाता है। मतलब एक है इस तरीके का जनरल रूल, लेकिन आपको इसका एकदम ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, आपको लॉजिक लगाना है। किसी भी कीमत पे कोई भी रूल आपको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। ठीक, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30। देखो इसमें दिया है कि निम्नलिखित आधारिक संरचना क्षेत्र पर विचार कीजिए। ठीक, ओके, 4 हैं। और देखो ऐसा ये है कि कहीं ना कहीं ये मतलब है कि आप चारों में से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत होने की संभावना बनेगी। ठीक, उपयुक्त में से कितनों पर UNOPS आधारिक संरचना और नवाचार में धारणीय निवेश पहल अपने निवेशों के लिए ध्यान केंद्रित करता है। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 30 में हम इंग्लिश पे जाते हैं। ठीक, हाउ मैनी ऑफ द एबव डज UNOPS सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन S3I ठीक इनिशिएटिव फोकस फॉर इट्स इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब हम देखते हैं। तो देखो हिंदी मीडियम वाले, मतलब आप देखो इसके लिए आपको UPSC ने पूरा आसान बना के दिया है कि सर्वसाधारण द्रुत परिवहन मास रैपिड ट्रांसपोर्ट। बाकी के आप स्टेटमेंट आप एक बार पढ़ो, मतलब जो विकल्प आपको दिए हैं। किफ़ायती आवास, मतलब एक सामान्य सी चीज़ लग रही है कि आपको अगर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन की आपकी बात हो रही है, वो भी सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट की, तो किफ़ायती आवास आज के टाइम की ज़रूरत भी है ना। स्वास्थ्य देखभाल बिल्कुल ज़रूरत है। नवीकरणीय ऊर्जा की बात मतलब ज़रूरी है, जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज और बाकी समस्याएं मतलब समय के साथ होने की एक चांस है, तो कहीं ना कहीं इनकी बात हो रही है। मतलब आप देखोगे कि अगर चारों ठीक नहीं हैं तो कहीं ना कहीं 3 स्टेटमेंट आपको ऐसे मिल रहे हैं जो ठीक है। मतलब 2 तो ठीक हैं ही, किफ़ायती आवास, स्वास्थ्य देखभाल और नवीकरणीय ऊर्जा, मतलब तीनों ठीक लग रहे हैं तो 3 लगा दो, है ना। ऐसा तो है नहीं कि केवल 1 ठीक है 2 ठीक है ना। बहुत जनरल सी चीज़ें दी हुई हैं, मतलब ठीक हो ही सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, इसके अलावा आप मान लो दूसरा लॉजिक लगाना चाहो तो क्या हो सकता है। अगर देखो यहाँ पे बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की, देखो UPSC ने आपको कितना, मैं कह रहा था एक एक वर्ड पे आप थोड़ा ध्यान रखो। वो कह रहे हैं सर्वसाधारण द्रुत परिवहन। ठीक, मतलब वही रैपिड ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, है ना, जो बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ की बात उन्होंने कर दी। यहाँ किफ़ायती हो रही है, यहाँ स्वास्थ्य देखभाल की बात हो रही है, नवीकरणीय ऊर्जा की बात हो रही है, लेकिन यहाँ वो बात कर रहे हैं रैपिड ट्रांसपोर्ट की, जो कि अपने आप में थोड़ा एक बहुत स्पेसिफिक हो जाता है। और चारों ठीक होंगे नहीं, मतलब एक जनरल सा आप उस चीज़ को मान सकते हो। और 3 आपको ऑप्शन मिल रहे हैं, तो फिर जाहिर सी बात है ना तो 1 होगा ना 2 होगा, आप ऑटोमेटिकली कहोगे कि हाँ इसमें जो है 3 ऑप्शन ठीक होंगे। कौन से होंगे मैं कह रहा हूँ, अगर मान लो किसी भी तरीके से कोई और कॉम्बिनेशन बन जाएगा, लेकिन 3 के सही होने की संभावना बहुत प्रबल है यहाँ पे। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31 कि विधि की सम्यक प्रक्रिया का अभिप्राय। अब देखो कई लोग ऐसे हैं, मतलब आमतौर पे लोगों को पॉलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़ा आता है और बहुत स्ट्रांग होती है लोगों की पॉलिटी। तो
लोग मतलब जो एस्पिरेंट्स हैं वो क्या करते हैं कि पॉलिटी से ही पेपर की शुरुआत करते हैं। ये एक अपने आप में अच्छी स्ट्रेटजी भी हो सकती है। तो ये आपका अपना इंडिविजुअली क्या आपने प्लान कर रखा है पेपर को सॉल्व करने का तरीका, आप उस पर बने रहिए। तो यहाँ आप देखो पॉलिटी का क्वेश्चन आया कि विधि की समयिक प्रक्रिया का अभिप्राय क्या है ना, मतलब इसको इंग्लिश में शायद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बोलते हैं। हाँ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे विधि की निष्पक्ष प्रयुक्ति नहीं है, विधि के समक्ष समता नहीं है, विधि द्वारा स्थापित पद्धति भी नहीं है, नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत। मतलब अगर आप सारे ऑप्शन देखोगे तो इनमें जो एक सबसे सटीक ड्यू प्रोसेस, ठीक है ना, नैसर्गिक न्याय की बात हो रही है। ठीक, मतलब बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है पॉलिटी का, इसके अलावा कोई और ऑप्शन इसमें ठीक नहीं है। अब देखो ये जो स्टेटमेंट, मतलब स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32, ये मेरा गलत हुआ था। और क्यों गलत हुआ, क्योंकि यहाँ पे मेरा थोड़ा सा लॉजिक गलत लग गया। अब देखो इसमें हुआ क्या कि भारत में दैनंदिन जेल प्रशासन के लिए जेलों का अनुरक्षण राज्य सरकारें अपने नियमों और विनियमों से करती हैं। ठीक, मतलब बहुत सामान्य सी चीज़ है कि हाँ, जो जेल का प्रशासन है आमतौर पे देखा गया है कि वो जो है स्टेट लिस्ट में कहीं ना कहीं शामिल होता है। अब आता है भारत में जेल का नियंत्रण, जेल अधिनियम 1894 द्वारा किया जाता है। ठीक, जिससे जेल का विषय स्पष्ट रूप से, मतलब मैं ये जो शब्दावली थी, स्पष्ट रूप से प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण में रहा। मैं इसको रेड से थोड़ा सा करके दिखाता हूँ, मतलब हाईलाइट कर देता हूँ, है ना। तो मुझे मतलब जो यूपीएससी का एक भाषा थी उसके हिसाब से मुझे ये लगा कि बहुत स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं, है ना, कि स्पष्ट रूप से प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण में रहा, है ना। ये थोड़ा सा, और वो भी 1894 वाले एक्ट के हिसाब से, तो मुझे लगा कि यार मतलब थोड़ा सा ये बहुत हार्ड स्टेटमेंट लग रहा है, तो मैंने इसको गलत कर दिया था। ऐसा नहीं है कि आप बच नहीं पाओगे इस तरह की गलतियों से, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में आपको इस तरह की गलतियाँ नहीं करनी है। ठीक है, अब देखो इसमें कौन सा एक कथन किसी देश के संविधान के प्रमुख प्रयोजन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, कितनी बार मतलब पूछा गया है कि आवश्यक विधियों के निर्माण के उद्देश्य का निर्धारण करता है, नहीं। राजनीतिक पदों और सरकार के सृजन को सुकर बनाता है, सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है। मतलब बहुत बार रिपीटेड है, मतलब देखते ही आप समझ जाओगे कि यहाँ पे जैसे ही आएगा कि सीमाबद्ध करता है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 33। तो मुझे लगता है इस वाली वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी होगी। तो जो आगे के क्वेश्चन हैं मैं मतलब 1-2 दिन में ही उन वीडियोस को लाऊंगा और हम समझने की कोशिश करेंगे कि हम किस अप्रोच को लेकर के वहाँ जाएंगे। और मतलब मान के चलो कि आपको जो है मतलब हर हाल में आपको 85 जो नंबर हैं वो प्लस ही करना है। मतलब अभी जितनी भी कट ऑफ गई है उसमें आपको 10 नंबर ज़्यादा ही लाने हैं हर हाल में। तो उसके लिए जो पहली बार इस बार अपीयर होंगे या फिर वो जो एस्पिरेंट्स हैं जो कई बार जीएस में उलझ जाते हैं, तो हो सकता है कुछ एक बात है जो उनके काम आ जाए। ठीक है, तो बस इस वीडियो को बनाने का यही एक मेरा मतलब मूल प्रयोजन जो था वो यही था। तो और कोई भी आपको बात है आप मुझे मेल भी कर सकते हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, तो इससे आगे के जो भी क्वेश्चंस हैं मैं 1-2 दिन में ही वो वीडियोस भी बनाऊंगा। तो अभी के लिए आप सभी लोग पढ़िए और PYQs, है ना, PYQs पे बहुत विशेष नज़र रखिए और गर्मी के टाइम पे अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखें और लगातार मेहनत करते रहें। ठीक है, थैंक यू।